नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MDG क्लासेस पर भरे मन व हृदय की असीम गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कक्षा तथा आने वाली कक्षाओं में हम हिंदी भाषा तथा व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा तथा आने वाली कक्षाओं में हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा तथा व्याकरण का सामान्य परिचय। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों हिंदी भाषा तथा व्याकरण का सामान्य परिचय। सबसे पहले भाषा शब्द की उत्पत्ति के बारे में जाने तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। भाष धातु से हुई। दोस्तों, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई है। दोस्तों, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई है। और भाष धातु का शाब्दिक अर्थ, भाष धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कई बार। भाष धातु का शाब्दिक अर्थ, भाष धातु का शाब्दिक अर्थ, भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों विचार, प्रकट करना। दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई है और भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है विचार, प्रकट करना। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं कि विचार किसे कहते हैं? जरा आप बताने का प्रयास कीजिए कि विचार किसे कहा जाता है। विचार मनुष्य के मन की अध्वर्युत्मक इकाई को विचार कहा जाता है। मनुष्य के मन की अध्वर्युत्मक इकाई को विचार कहा जाता है। दोस्तों, विचार किसे कहते हैं? मनुष्य के मन की अध्वर्युत्मक, मनुष्य के मन की अध्वर्युत्मक इकाई को विचार कहा जाता है। दोस्तों, विचार मनुष्य के मन की अध्वर्युत्मक इकाई को विचार कहा जाता है। माना, जरा ध्यानपूर्वक देखते रहिए दोस्तों। माना कोई व्यक्ति है क, ये कोई व्यक्ति है क, ये और दूसरा व्यक्ति है ख। माना कोई व्यक्ति है क और ये कोई दूसरा व्यक्ति है ख। क के मन में कोई विचार है। माना कि क के मन में कोई विचार है और वह अपना विचार ख तक पहुंचाना चाहता है। क के मन में कोई विचार है और वो ख तक पहुंचाना चाहता है और ख तक पहुंचाने के लिए उसे किसी न किसी या माध्यम या साधन की जरूरत पड़ेगी। माध्यम या साधन का सहारा लेना पड़ेगा। माध्यम या क के मन में कोई विचार है और वो ख तक पहुंचाना चाहता है तो उसे किसी न किसी माध्यम या साधन का सहारा लेना पड़ेगा। और जब क अपने विचारों को ध्वनि का जामा पहनाकर, जब क अपने विचारों को ध्वनि का जामा पहनाकर किसी माध्यम या साधन की सहायता से, किसी माध्यम या साधन की सहायता से ख तक पहुंचाता है, उस माध्यम या साधन को ही भाषा कहा जाता है। दोस्तों, देखिए, माना क के मन में कोई विचार है और वह ख तक पहुंचाना चाहता है।
क के मन में कोई विचार है और वो ख तक पहुंचाना चाहता है। क अपने विचार को ध्वनि का जामा पहनाकर, क अपने विचारों को ध्वनि का जामा पहनाकर किसी माध्यम या साधन से ख तक पहुंचाता है। उस माध्यम या साधन को ही भाषा कहा जाता है। उस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। इस पूरी कहानी को हम शब्दों में बांधना चाहिए और भाषा की परिभाषा देना चाहिए तो इस प्रकार दे सकते हैं दोस्तों। भाषा की परिभाषा दोस्तों, इसमें कहने वाला एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं। कहने वाला एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं और सुनने वाला भी एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, भाषा की परिभाषा है एक व्यक्ति एक व्यक्ति, कहने वाला एक भी हो सकता है, एक व्यक्ति या व्यक्तियों, एक से अधिक व्यक्ति मतलब व्यक्तियों का समूह, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों को जिस माध्यम या साधन से पहुंचाता है, उसी माध्यम या साधन को भाषा कहा जाता है। भाषा कहा जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको भाषा की परिभाषा समझ में आई होंगी। ध्यानपूर्वक देख लीजिए दोस्तों। भाषा की परिभाषा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों को जिस माध्यम या साधन से पहुंचाता है, उसी माध्यम या साधन को भाषा कहा जाता है। उसी माध्यम या साधन को दोस्तों भाषा कहा जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपने उतार लिया होगा। अब दोस्तों, किसी भी भाषा की किसी भी भाषा की विशेषताएं होती है। भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती है उसके बारे में। भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं
भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती है दोस्तों, जरा सोचिए और प्रयास दे जवाब देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों भाषा की परिभाषा में पहली भाषा की विशेषताओं में पहली विशेषता होती है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है दोस्तों, अर्जित संपत्ति। भाषा की पहली विशेषता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, क्योंकि हम भाषा को समाज में रहकर ही अर्जित करते हैं। क्योंकि हम भाषा को समाज में रहकर करके ही अर्जित करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया, क्योंकि हम भाषा को समाज में रहकर ही सीख सकते हैं। भाषा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। मनुष्य में ये गुण होता है कि मनुष्य में जन्मजात गुण होता है कि वो जन्म से ही बोल सकता है और सुन सकता है, परंतु क्या बोलना क्या नहीं बोलना वो समाज में रहकर ही सीखता है। और दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। और चौथा, भाषा परिवर्तनशील होती है और भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। दोस्तों भाषा परिवर्तनशील होती है और इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। जब ईसा पूर्व संस्कृत भाषा बोली जाती थी, अगर इसका कोई अंतिम स्वरूप होता, इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता, परंतु माना कि इस हिंदी भाषा का या संस्कृत भाषा का कोई अंतिम स्वरूप होता, तो वो जो संस्कृत में बन गई थी वो आज भी हम संस्कृत ही बोल रहे होते। दोस्तों उस समय जब संस्कृत भाषा बोली जाती थी तो संस्कृत के दो भाग थे। पहला भाग था वैदिक संस्कृत और दूसरा भाग था लौकिक संस्कृत। ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, पहले संस्कृत के दो भाग थे। पहला था वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद, उपनिषद और पुराण लिखे गए। वैदिक संस्कृत में वेद, उपनिषद और पुराण लिखे गए। और लौकिक संस्कृत में तो आम जन की भाषा होती थी, उसमें रामायण और महाभारत लिखे गए। लौकिक संस्कृत से ही धीरे धीरे पाली भाषा का विकास हुआ। पाली भाषा में जैन धर्म के त्रिपिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक लिखे गए। और पाली भाषा से ही धीरे धीरे प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ। प्राकृत भाषा में जैन धर्म के आगम लिखे गए और प्राकृत भाषा से ही धीरे धीरे शब्दों का रूप बिगड़ना प्रारंभ हुआ और उसे अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। दोस्तों अपभ्रंश भाषा का ही एक रूप है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी भाषा अस्तित्व में आई। अगर दोस्तों उसका परिवर्तनशील नहीं होती तो वो जो संस्कृत बनी थी वो संस्कृत ही रहती और इसका कोई अंतिम स्वरूप होता तो भी। इसीलिए किसी भी भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, भाषा परिवर्तनशील होती है। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, हर एक भाषा का मानक स्वरूप जरूर होता है। मानक स्वरूप, हर एक भाषा का कोई न कोई मानक स्वरूप जरूर होता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा का भी मानक स्वरूप है। हर एक भाषा का मानक स्वरूप जरूर होता है दोस्तों। हिंदी भाषा का भी मानक स्वरूप है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। दोस्तों मैं जवाब जानना चाहूंगा कि लिपि किसे कहते हैं। हमारे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। लिपि किसे कहा जाता है? मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूं, जवाब देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। लिपि भाषा के ध्वनि चिन्हों को मानकीकृत रूप प्रदान करती है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि भाषा के ध्वनि चिन्हों को मानकीकृत रूप प्रदान करती है। जैसे
ये क है, क उच्चारण में हम क कह रहे हैं और लिखेंगे ऐसे फिक्स है कि क को इसी तरह लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है लिपि किसे कहते हैं आपको समझ में आई होगी। और भाषा की एक और महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि भाषा कठिन से सरल की तरफ चलती है, कठिन से सरल। पहले हमें कठिन लगती है, जब हम भाषा थोड़ी सीख जाते हैं तो हम धीरे धीरे वो सरल लगने लग जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये भाषा की विशेषताओं के सभी पॉइंट आपको समझ में, महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझ में आए होंगे। अब हम दोस्तों भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन कौन से हैं उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसी भी भाषा को सीखने के लिए क्या क्या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बनते हैं। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। किसी भी भाषा को सीखने के लिए भाषा वैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम उस भाषा के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे हिंदी भाषा सीखनी है, अंग्रेजी भाषा सीखनी है। उस भाषा के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे ये भाषा सीखनी है, जानने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है अनुकरण। जिस भी भाषा को कोई भी बालक या कोई भी सीखना चाहता है उसमें अनुकरण बहुत जरूरी है। किसी भी भाषा का अनुकरण बहुत जरूरी है। अनुकरण का तात्पर्य होता है, अनुकरण का मतलब होता है के जैसा। अनुकरण भी दो प्रकार का होता है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। अनुकरण भी दो तरह का होता है। एक तो व्यक्ति या बालक उच्चारणों का अनुकरण करता है, उच्चारण का अनुकरण, और दूसरा होता है लेखन का अनुकरण। इन दोनों चीजों का अनुकरण करके हम किसी भी भाषा को सीख सकते हैं दोस्तों। एक तो उच्चारणों का अनुकरण और दूसरा है लेखन का अनुकरण। जो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आप इसे दोहराइए तो ये उच्चारण का अनुकरण है, और लेखन जो मैं लिख रहा हूँ अगर आप उसे लिखेंगे तो वो लेखन का अनुकरण हो जाएगा दोस्तों। तीसरा और भाषा को सीखने, किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अभ्यास। किसी भी भाषा को सीखने के लिए अभ्यास अति आवश्यक है दोस्तों, लगातार अभ्यास। इसी अभ्यास शब्द से मुझे कवि वृंद, जो एक महान कवि हुए, कवि वृंद की दो पंक्तियां याद आती है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सील पर पड़त निशान। दोस्तों एक कोमल रस्सी भी पत्थर पर अपना निशान छोड़ जाती है बार बार आने जाने से, या बार बार आने जाने का मतलब है प्रयास करने से, लगातार अभ्यास करने से। तो दोस्तों हम भी लगातार अभ्यास करके अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं, बेशर्त उसमें नियमितता और लगातार अभ्यास होना चाहिए। दोस्तों भाषा को सीखने के लिए ये तीनों मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। पहला है जिज्ञासा, दूसरा अनुकरण, तीसरा अभ्यास। और अब दोस्तों किसी भी भाषा को सीखने का क्रम क्या होता है? किसी भी भाषा को सीखने का क्रम, किसी भी भाषा को सीखने का क्रम क्या होता है? कैसे सीख सकते हैं हम भाषा को?
किसी भी भाषा को सीखने का क्रम, सीखने का क्रम, किसी भी भाषा को सीखने का क्रम क्या क्या हो सकता है। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते रहिए। किसी भी भाषा को सीखने का क्रम यह होता है कि कोई भी अगर किसी भी भाषा का ज्ञान लेना चाहता है तो उस भाषा के बारे में, उस भाषा को पहले सुनना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए, उस भाषा को सुनना चाहिए। किसी भी भाषा को अगर कोई व्यक्ति, किसी भी भाषा को कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे सुनना चाहिए, सुनना चाहिए और धीरे धीरे उसे बोलने का प्रयास करना चाहिए, बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, बोलना चाहिए। फिर उसे धीरे धीरे उस भाषा को पढ़ना चाहिए, पढ़ना, और अंत में लिखना चाहिए उस भाषा को। इस तरह हम किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले उस भाषा को सुनो, फिर बोलो, फिर पढ़ो, फिर लिखो। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, जैसे कोई छोटा बालक होता है, वो छोटा शिशुअवस्था में, तो माँ बालक को बोलती है कि बालक को बोलती है कि दादा, तो वो सुनता है, पहले 2-3 महीनों तक सुनता है और धीरे धीरे वो एक दिन ऐसा आता है कि वो बोल जाता है कि दादा। फिर वो धीरे धीरे पढ़ना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। तो किसी भी भाषा को सीखने का क्रम यह रहता है दोस्तों। इसके अलावा अब हम भाषा के प्रकार की बात करें तो दोस्तों भाषा के प्रकार, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे और पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। भाषा के प्रकार में पहला भाषा का प्रकार होता है, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, पहला भाषा का प्रकार होता है मौखिक भाषा। पहला भाषा का प्रकार होता है मौखिक भाषा। भाषा के प्रकार में पहला भाषा का प्रकार होता है मौखिक भाषा, और दूसरा भाषा का प्रकार होता है लिखित भाषा। कई प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों में 2 प्रकार ही दे रखे हैं, परंतु भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में अगर कोई भी मौखिक भाषा में अपने विचारों को तो अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है तो वो बोलता है, संप्रेषक जो भेजना चाहता है वो बोलता है, बोलकर। अगला व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। उसको मौखिक भाषा में क्या होता है कि संप्रेषक बोलकर अपने विचारों को भेजता है और अगला व्यक्ति सुनकर समझता है या सुनकर ग्रहण करता है। सुनकर ग्रहण करता है। और लिखित भाषा में जो व्यक्ति अपने विचारों को भेजना चाहता है वो लिखकर भेजता है, और अगला व्यक्ति उसे पढ़कर ग्रहण करता है, और सांकेतिक भाषाओं में संकेतों द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं दोस्तों। सांकेतिक भाषा में हम अपने विचारों को संकेतों के द्वारा आदान प्रदान करते हैं दोस्तों। मौखिक भाषा में जो व्यक्ति अपने विचारों को भेजना चाहता है वो बोलकर भेजता है और अगला व्यक्ति उसे सुनकर ग्रहण करता है। उदाहरण के तौर पर इसके उदाहरण है रेडियो सुनना, मोबाइल फोन पर बातें करना, मोबाइल फोन पर बातें करना,
नेता द्वारा सभा को संबोधित करना, इसके आदि उदाहरण हैं। और लिखित भाषा में पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, समाचार पत्र, पत्र पत्रिका, पुस्तिकाएं, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा का पहला उदाहरण है पत्र पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, और दूसरा है पत्र पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, पाठ्य पुस्तिकाएं, पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्र इत्यादि, समाचार पत्र इत्यादि। और सांकेतिक भाषा में क्या होता है दोस्तों, हम अपने संकेतों द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे दोस्तों, हम आप सभी क्रिकेट देखते होंगे। क्रिकेट में क्या होता है कि जब गेंदबाज गेंद करता है, गेंदबाज गेंद फेंकता है, और अगर बल्लेबाज आउट हो जाता है तो एम्पायर इशारा करता है या संकेत करता है कि ऐसे संकेत करता है। इसका तात्पर्य सभी बड़े स्टेडियम में सभी लोग समझ जाते हैं कि बल्लेबाज आउट हो गया। तो दोस्तों, एम्पायर सभी को कहने थोड़ी गया था कि खेल रहा, बल्लेबाज आउट हो गया। वो ऐसे संकेत करता है, इसे सभी व्यक्ति समझ जाते हैं। ये तो हम सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इसमें संकेतों द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किसके द्वारा? संकेतों द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, अंत में आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं दोस्तों। इन तीनों प्रकारों में सबसे आसान प्रकार कौन सा है और क्यों है? कारण भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसमें इन तीनों प्रकारों में से सबसे कठिन प्रकार कौन सा है, कमेंट बॉक्स में उसका कारण भी लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। राम राम जी।